हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर फाइनली बात करेंगे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर 5 के बारे में। और इसी के साथ ही हमारे यहाँ पे 4 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको सच बताऊँ ना तो मुझे भी नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा लेट हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट होते होते। बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं 5 सब्जेक्ट थे और सभी काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट थे। तो फाइनली हमने यहाँ पे 4 सेम कंप्लीट कर दिया इस वीडियो के साथ। और सॉरी थोड़ा सा लेट हो गई, बट आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे। बाकी देखिए, इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। प्लीज़ वहीं पर जाकर नोट्स डाउनलोड कीजिएगा। नोट्स अवेलेबल हो चुकी है, आप तुरंत इमिडिएटली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी यूनिट 5 है वो हमारी बेस होने वाली है ड्रग स्टेबिलिटी के ऊपर। और इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पे रिएक्शन काइनेटिक्स। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग सिंपली बात करें ना तो इसके अंदर हमें जो है कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हमारा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि सिलेबस में आप लोग के 4 ऑर्डर रिएक्शन दे रखी हैं। एक है जीरो ऑर्डर, एक है फर्स्ट ऑर्डर, एक है सेकंड ऑर्डर, एक है सूडो जीरो ऑर्डर। ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में ना जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो सूडो जीरो ऑर्डर है और जो हमारा सेकंड ऑर्डर है ये मतलब काफ़ी कम ही पूछे जाते हैं और थोड़ा सा ये टिपिकल भी हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस जल्दी करने की वजह से यहाँ पर हमने बस इन 2 टॉपिक्स को स्किप कर दिया है। तो इतना आप लोग यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए बाय द वे बहुत रेयर केस में अगर वो दोनों रिएक्शन आपके एग्जाम में आ भी जाती हैं, ठीक है, तो देखिए एग्जाम में ऑप्शन तो होते ही हैं। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो कि एक क्वेश्चन आप लोग स्किप कर देना, बाकी तो हम लोगों ने सारी चीज़ें करवा रखी है। और देखिए, देखा जाए ना तो ज़्यादातर आप देखोगे तो यहाँ से जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग पर देखने को मिलता है, जो कि हमारा आगे आने वाला टॉपिक है। और वो सारे टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे से कवर करवाए हुए हैं। बट फिर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इसको हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में कंप्लीट देखेंगे। इनकी कंप्लीट यहाँ पे जो है रिएक्शन काइनेटिक्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आप लोग समझिए, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि हमारी जैसे केमिस्ट्री वगैरह हो गई, ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शंस देखी हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रिएक्शन हमारी H+ और Cl- मिलकर क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। अब देखिए, जो चीज़ यहाँ पे रिएक्ट कर रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी कि कह सकते हो किसी रिएक्शन की जो हमारा लेफ्ट साइड वाली चीज़ होती है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और राइट साइड में जो बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बनते हैं। यानी सिंपली होता क्या है, रिएक्टेंट यहाँ पे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। यही होता है हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि अब ये रिएक्टेंट हमारा 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई सिंगल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मानते हैं कि मान लीजिए ए हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और इससे हमारा जो है कोई बी प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए हमें ये पता करना हो कि इस रिएक्शन की रेट क्या है, मतलब कि ये रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है, यानी कि कितनी तेजी से जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए, इसको रेट कैसे पता करते हैं तो वो चीज़ तो एक अलग टॉपिक है, बट रेट को लिखते कैसे पहले हम लोग ये समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम और देखिए, अभी हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इस रिएक्शन काइनेटिक का हमारी ड्रग स्टेबिलिटी से लेना देना क्या है। क्योंकि देखिए, जो हमारा यूनिट 5 है उसका टॉप पूरे यूनिट का नाम है ड्रग स्टेबिलिटी। तो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, बट अभी आप लोग सिंपली समझो कि मान लीजिए हमारे पास कोई ए रिएक्टेंट है और वो बी प्रोडक्ट बना रहा है। तो अगर हमें इस रिएक्शन की रेट लिखनी है तो हम लोग जो है कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, कि अगर देखिए, अगर यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों को लिखने का थोड़ा सा अलग अलग तरीका है। देखिए, अगर मान लीजिए हमें रिएक्टेंट के टर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं एक निगेटिव साइन। निगेटिव साइन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, तो हम लोग लगाते हैं एक निगेटिव साइन। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डी और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग जो है इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ए हमारे रिएक्टेंट है तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई dt। तो ये हमारा जो है रेट लिखने का तरीका होता है। अच्छा, ये हम लोगों ने लिखा किसमें, रिएक्टेंट के टर्म में। अगर मान लीजिए इसी रेट को हमें प्रोडक्ट के टर्म में लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सेम चीज़ों की कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे जो निगेटिव साइन है ना ये हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। अब कंसंट्रेशन किसकी, भाई प्रोडक्ट के लेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि भाई देखिए ये बन रहा है ना, ये धीरे धीरे बन रहा है और जबकि ये धीरे धीरे घट रहा है। तो रेट को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जो है किसी भी रिएक्टेंट की रेट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, एक तरीका और होता है रेट लिखने का। एक तरीका और क्या है, रेट इज इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, हम लोग लिखते हैं के और यहाँ पे ए, यानी कि जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसको हम लोग लिखते हैं। और उसके ऊपर देखिए, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो है
मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस टाइप का जो है रिएक्टेंट है, ठीक है, जहाँ पे सिंगल सिंगल है, तो यहाँ पे तो समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्टेंट है जिसके ऊपर कुछ यहाँ पे ऐसे पावर लगे, ठीक है, H2 है, ठीक है, या फिर जो है कह सकते हो कुछ भी है, H2 है, N2 है ना, O2 है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसके ऊपर कुछ लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए के ऊपर कुछ लिख देंगे। और अगर नहीं है, कोई भी पावर वगैरह नहीं है, ठीक है, तो मतलब देखिए अब ये पावर नहीं होती है, बट आप लोग सिंपली समझो, तो हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये हमारा के हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं होगा तो हमारा 1 हो जाता है, तो 1 हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा देखिए ये चीज़ थोड़ा सा और भी डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा 2 रिएक्टेंट है, जैसे मान लीजिए A प्लस B 2 रिएक्टेंट हैं और ये मिलके C बना रहे हैं, तो तब हम लोग रेट को लिखेंगे ना, तो रेट हमारा हो जाएगा K, ठीक है, और A, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर जो दोनों की, ठीक है, तो दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो देखिए सिंपली आप लोग इतना समझिए कि रेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं और एक हम लोग जो है कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए ये चीज़ अभी हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, बट अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि आखिर इस रिएक्शन काइनेटिक्स का हमारे जो है कह सकते हो ड्रग स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है। तो देखिए एक चीज़ आप लोग को पता है कि जो हमारा ड्रग है, कोई भी दवा हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी एक सेल्फ लाइफ होती है ना, उसकी एक फिक्स सेल्फ लाइफ होती है कि हाँ ये 2 साल तक चलेगा, 1 साल तक चलेगा, उसके बाद क्या होता है वो प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की जब फिक्स जो सेल्फ लाइफ होती है, जब वो खत्म होती है तो उसके बाद क्या होता है, ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि किसी भी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को हम लोग पता कैसे करते हैं, या फिर कह सकते हो सेल्फ लाइफ खत्म होने के बाद उसका होता क्या है। तो भाई देखिए होता यही तो है कि मान लीजिए जो हमारा ड्रग है, ठीक है, ये हमारा जो है डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो ड्रग है ये कितनी तेजी से डिग्रेड होगी, ये भी तो हमारी एक केमिकल रिएक्शन से ही हो रहा होगा। यानी कि देखिए जो ड्रग का डिग्रेडेशन है इसमें भी तो हमारा कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, यानी कि इसमें हमारा ड्रग क्या होगा, रिएक्टेंट का रोल प्ले करेगा, और जो खराब प्रोडक्ट हमारा बन रहा होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर ये पता करते हैं कि जो हमारा ड्रग है वो कितने टाइम में डिग्रेड होगी या फिर इसके डिग्रेडेशन का क्या रेट होगा। तो उन सभी चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे रिएक्शन काइनेटिक्स को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो डिग्रेड होने का रेट है ना, ये अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि एक होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, एक स्यूडो 0 ऑर्डर होता है, तो एक थर्ड ऑर्डर भी होता है। बट उतना मेन चीज़ क्या है ना कि ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो जो 90% जो हमारी ड्रग्स है ना वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती हैं। बहुत कम ड्रग्स हमारी 0 ऑर्डर, ठीक है, और कुछ कुछ हमारी सेकेंड और थर्ड ऑर्डर को फॉलो करती हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन देखेंगे हम लोग 0 ऑर्डर को भी, फर्स्ट ऑर्डर को भी, दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने 0 ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें अपने 0 ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, तो देखिए इसकी हम लोग यहाँ पे बेसिकली काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कैसे क्या चीज़ें हो रही होंगी। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर होता क्या है कि 0 ऑर्डर हमारा एक टाइप का ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि मान लीजिए हमारा जो ए रिएक्टेंट है, ठीक है, और ए से मान लीजिए बी जो है बन रहा है। तो अब देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि नॉर्मली क्या होना चाहिए, आप लोगों को भी क्या लगना चाहिए कि अगर हम लोग ए को ज़्यादा लेंगे, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी भाई बी का भी कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा, या फिर कह सकते हो इसके डिग्रेड होने का रेट भी उतना ज़्यादा होगा, है ना। यानी कि अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट में जो है ए को लेंगे, ठीक है, जो हमारा रिएक्टेंट है, तो हमारा रिएक्शन का रेट भी थोड़ा सा उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, ठीक है, और बी भी हमारा उतनी तेजी से बनेगा, है ना। यानी कि ज़्यादा अगर हम लोग ए की कंसंट्रेशन लेंगे तो बी का फॉर्मेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा ले रहे हैं तो भाई जल्दी जल्दी डिग्रेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए नॉर्मली ऐसा ही होता भी है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा इसी को फॉलो करती है। लेकिन जो 0 ऑर्डर रिएक्शन है ना ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग रिएक्टेंट को कितना भी लें उसका जो रेट है ये कांस्टेंट रहता है। मतलब कि यहाँ पर आप समझिए कि चाहे ए को आप लोग यहाँ पे 10 मोल ले लो, ठीक है, चाहे 100 मोल ले लो, ठीक है, और चाहे यहाँ पे 500 मोल ले लो, जो हमारा रिएक्टेंट का जो हमारा रेट है ना, इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि अगर ये जो है 5 मोल पर जो है कह सकते हो आवर की स्पीड से डिग्रेड हो रहा है, तो ये इतनी स्पीड से ही होगा, चाहे हम लोग 10 ml लें, चाहे 100 ml लें, चाहे 500 ml लें। लेकिन अगर मान लो हम ये हमारा जिसमें होगा ये हमारा 0 ऑर्डर में होगा। और वहीं पे अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें ना तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा कि 10 मोल लेंगे तो 5 मोल पर आवर की वजह से की स्पीड से अगर डिग्रेड हो रहा होगा, ठीक है, तो हो सकता है 100 मोल लेने पर थोड़ा सा ये बढ़ जाए, हो सकता है 50 हो जाए, हो सकता है 10 20, वो तो डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हमारी थोड़ा सा आप लोगों को समझने की 0 ऑर्डर में क्या होता है कि हमारा रेट है ना वो
इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी कि आप लोग कितना भी कंसंट्रेशन लो, कोई भी लो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है इसको। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोगों ने देखा था कि रेट को लिखने के हमारे यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक होता है के के टर्म में, एक होता है डीए बाई डी टी के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग के ए के टर्म में इस वाले, मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है और ये हमारी जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो रेट के लिखने का तरीका होता है, ये इस तरीके से होता है कि हम लोग के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और उसके ऊपर पावर। अब देखिए, ये जो ऊपर जो एक्स लिखा है ना, ये हमारा डिनोट करता है रिएक्शन की रेट को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही चीज है कि ये जो के ऊपर एक्स लिखा है ना, ये बताता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, सॉरी, ठीक है। तो अगर ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर ये सेकंड को फॉलो करेगा तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे तो हम लोगों ने जीरो ऑर्डर का ही एग्जाम्पल लिया है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ए की पावर एक्स है, ठीक है, तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के ए की पावर जीरो, और एक किसी की भी पावर अगर जीरो हो ना तो वहाँ पे उसकी वैल्यू हो जाती है 1, यानी कि हो जाएगा के इंटू 1, यानी कि हमारा के बचा। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस रिएक्शन की रेट को हम लोग इसके टर्म में देखें तो रेट हमारा कितना, रेट हमारा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे पता है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, माइनस डी ए अपॉन डी टी, हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे देखिए, अब रेट को हम लोग के टर्म में भी लिख सकते हैं और रेट को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों वैल्यू हमारे रेट की है, तो इस हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि भाई देखिए दोनों रेट ही तो हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हेयर वी कैन राइट द अबव इक्वेशन एज डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, है ना, दोनों को हम लोगों ने इक्विवेलेंट कर दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे डी टी को इधर भेज दें, ठीक है, माइनस साइन को इधर भेज दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ए, ठीक है, ये हमारा डी ए हो जाएगा, ठीक है, डी ए इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब अगर यहाँ पे क्या करें, हम लोग यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या होगा। अच्छा देखिए, अब इंटीग्रेशन में थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान समझिएगा। जैसे देखिए, हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ए रिएक्टेंट है, ठीक है, और इससे हमारा बी बन रहा है। तो एक चीज़ समझिए कि जब हमारा टाइम जीरो है, यानी कि अभी बिल्कुल भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो टाइम जीरो पे क्या होगा, जो हमारा ए की कंसेंट्रेशन है भाई वो कंप्लीट होगी, है ना, मतलब कि इस पूरा का पूरा ए यहाँ पे होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जब हमारा टाइम जीरो है तो ए की कंसेंट्रेशन कितनी है, ए नॉट। ए नॉट क्या है, ए नॉट है हमारी इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन, यानी कि जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो ए कितना है, तो ए है हमारा ए नॉट। और मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर, यानी कि एक पार्टिकुलर टाइम बीतने के बाद हमारे पास कोई टाइम टी है, तो इस टाइम हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा कंसेंट्रेशन है ए की, वो हमारी ए बची है। यानी कि देखिए, हाँ, स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में जो है इसकी कंसेंट्रेशन ए नॉट है, कह सकते हो अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, और रिएक्शन स्टार्ट होने के एक पार्टिकुलर टाइम के बाद जो कि हमारा टाइम टी होगा, हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारे कंसेंट्रेशन है वो ए बची है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए टाइम जीरो है तो कंसेंट्रेशन 100 है, ठीक है, और मान लेते हैं कि 120 सेकंड बाद क्या हुआ, कंसेंट्रेशन घट के जो है 40 रह गई, ठीक है, तो ये 40 हमारा ए के बराबर हो गया। समझ रहे हो ना आप लोग, बहुत सिंपल है यार। तो अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा इंटीग्रेशन है ना, वो हमारा इस तरीके से होता है। थोड़ा सा देखिए, अगर आप लोग को इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पता है तो समझ रहे होगे, नहीं पता है तो ऐसे रट लो, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा साइन लगाते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग रखेंगे जीरो से लेके टी तक, और देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे भाई, जब जीरो है तो कंसेंट्रेशन ए नॉट है, टी है तो कंसेंट्रेशन ए है, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए नॉट से ए तक। तो यहाँ पे देखिए, जब इंटीग्रेशन हम लोग इस तरीके से करते हैं तो डी ए की वैल्यू आती है ए, और एक ए जो है कहाँ से, ए से लेके ए नॉट तक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ए माइनस ए नॉट। देखिए, ये चीज़ थोड़ा समझना होगा आपको कि जो डी ए की इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो आती है ए, है ना, और ए हम लोग कर कहाँ से रहे, जैसे देखिए होगा क्या कि जब हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे तो डी ए की वैल्यू आएगी ए, और ए का इंटीग्रेशन कहाँ हो रहा है, ए नॉट से ए से लेके ए नॉट तक, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाले को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, तो ए ऊपर वाले को लिखेंगे सबसे पहले, फिर यहाँ पे नीचे वाले को माइनस करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये ए माइनस ए नॉट हो गया। और यहाँ पे भी देखिए सेम, अगर हम लोग देखें तो के, देखिए अब के क्या होता है, के हमारा कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है ना वो इंटीग्रेशन में बाहर आ जाता है, मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो के देखिए, अब यहाँ पर जो के डी टी का इंटीग्रेशन हो रहा है ना, के डी टी का, तो के सबसे पहले बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, डी टी का। डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, ठीक है, इसकी वैल्यू आती है टी, और टी का इंटीग्रेशन हो कहाँ से रहा है, टी जीरो से लेके टी तक। तो यहाँ पे भी सेम चीज रखेंगे, सबसे पहले टी लिखेंगे, टी माइनस जीरो, ठीक है, तो टी माइनस जीरो टी के बराबर आ जाएगा, तो ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। और यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ए नॉट को उधर लेके जाएं, ठीक है, दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस में आ जाएगा, तो ये ए नॉट प्लस हो गया, और माइनस ये के टी तो माइनस में था ही, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। तो ए इज
इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो ये हमारा हो जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स, ठीक है, ये उसकी इक्वेशन हो जाती है। जहां पर देखिए, जहां पर अगर हम लोग देखें तो ए नॉट का मतलब क्या है, ए नॉट है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, ठीक है। हमें सब चीज़ें देखिए, के हमारा कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, और टी हमारा टाइम है जहाँ पे कंसंट्रेशन हमारी ए नॉट से ए में चेंज हो जा रही है। भाई हम लोगों ने यही चीज़ तो देखी कि टी टाइम पे क्या होगा, जो हमारी कंसंट्रेशन है वो ए नॉट से ए में बदल जाएगी। तो ये हमारी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की यहाँ पे इक्वेशन हो जाती है। देखिए अगर आप लोग को नहीं समझ में आया ना, तो बस आप ये समझिए कि आप लोगों को जो है इक्वेशन बिल्कुल नहीं समझ में आती है, इसी वजह से आप लोग को नहीं समझ में आया। बाकी इसमें और समझाने लायक कुछ नहीं था, मैंने बहुत सिंपली बता दिया है जितना सिंपली बताया जा सकता था। देखिए एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, अगर थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन रह गई हो। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास रेट की दो इक्वेशन मिली, एक मिला रेट इज इक्वल टू के, एक मिला रेट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को इक्विवेलेंट रख दिया। दोनों को इक्विवेलेंट रखने के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे डी टी को इधर भेज दिया, तो हमारे पास आ गया डी इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब हम लोगों ने दोनों का कर दिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में होता क्या है कि कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाता, तो के हमारा बाहर आ गया। dt का इंटीग्रेशन होता है t, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं 0 से लेके t तक, और dA का इंटीग्रेशन होता है a, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग a नॉट से a तक, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाले को सबसे पहले a माइनस a नॉट, ठीक है, यहाँ पे भी ऊपर वाले को सबसे पहले t माइनस और 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, a माइनस a नॉट इक्वल टू माइनस के टी, माइनस के टी को उधर भेज, a माइनस a नॉट को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें हमारी इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। तो ये होता है हमारे यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन। और बाकी देखिए, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके ग्राफ की, ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे भी आप लोग को एक चीज़ समझनी होगी कि देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे किसी इक्वेशन का ग्राफ अगर हमें लिखना हो, ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमारी ग्राफ की इक्वेशन होती है किसी भी ग्राफ की, जिसमें देखिए y मतलब हो गया y एक्सेज, है ना, x मतलब हो गया x एक्सेज, और m मतलब हो जाता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, m मतलब हमारा यहाँ पे हो जाता है स्लोप, ठीक है। जो जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक है, या फिर कोई मान लीजिए ऐसे बन रहा है, तो उसकी स्लोप, और देखिए अगर निगेटिव साइन लगाओ तो इसका मतलब स्लोप हमारी गिरेगी, और अगर पॉजिटिव है तो हमारी बढ़ेगी, ठीक है। और ये जो हमारा c होता है ना, c हमारी यहाँ पे वैल्यू होती है x पे। थोड़ा समझिएगा कि ये हमारा ग्राफिकल इक्वेशन होती है, ग्राफ की इक्वेशन होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, हमें जो मिला है, हमें क्या मिला है, हमें हमारी इक्वेशन मिली है a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है इस इक्वेशन का, तो हम लोग करेंगे क्या, ए नॉट माइनस के टी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस के टी प्लस ए नॉट, देखिए सेम ही चीज तो है। तो अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो y इज इक्वल टू क्या मिला, a, यानी कि इस जगह पे y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या मिला, x इज इक्वल टू टी मिला, ठीक है, तो x की जगह टाइम आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए m की जगह क्या मिला, m की जगह मिला माइनस के। तो माइनस के का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो हमारा जो है गिरता हुआ बनेगा, ठीक है, और इसकी जो स्लोप है, ठीक है, वो हमारा आ जाएगा माइनस के। और यहाँ पे ए नॉट क्या है, ए नॉट हमारी ये वैल्यू है, ये यहाँ जहाँ तक ये वैल्यू जा रही है। तो देखिए अगर अब इस ग्राफ को आप लोग समझना चाहो तो कितनी इजीली समझ सकते हो भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम के साथ देखिए यही तो दिखाया जा रहा है, ये टाइम है, ये ए की कंसेंट्रेशन है। तो यहाँ पे इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, ए की कंसेंट्रेशन गिरती जा रही। देखिए ए नॉट हमारी इनिशियल कंसेंट्रेशन थी, यानी कि देखिए जब टाइम 0 है तो कंसेंट्रेशन क्या है, ए नॉट है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो कंसेंट्रेशन क्या है, गिरते हमारी यहाँ पे कम होती जा रही है। तो देखिए यही चीज़ तो हमारा ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सिंपल है। देखिए अगर आप लोगों को ग्राफ वगैरह थोड़ा बहुत आता है तभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वरना तो मैं कितना भी समझा लूँ आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है ग्राफ की तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। बट देखिए अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है, आप लोग ये टॉपिक स्किप कर दीजिए, इतना भी नहीं आता एग्जाम में। आता भी है तो आप लोग यहाँ पे क्या मतलब ऑप्शन तो होगा ही ना, तो इग्नोर कर देना, दूसरा क्वेश्चन कर लेना। वैसे तो ये क्वेश्चन ना सही बताएं तो मुझे जो है 1 ही 2 बार देखने को मिला है, ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। तो अगर बिल्कुल जो है सर के ऊपर से, वैसे देखिए देखा जाए ना, जिनको समझ में आ रहा होगा उनको तो बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उनको तो मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। तो देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे, और देखिए अब हम यहाँ पे बहुत जल्दी चलेंगे क्योंकि जिनको समझ में आ रहा होगा उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। तो हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ हमारा वो टाइम होता है जब हमारा जो कंसेंट्रेशन है वो हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन की हाफ हो जाती है। तो भाई देखिए जैसे इस रिएक्शन में हम लोग देखें तो इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या थी, ए नॉट,
ठीक है। तो हाफ लाइफ हमारा वो टाइम होगा, वो टाइम जिसमें जो ए नॉट है वो अपना हाफ हो जाए, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए। तो देखिए हाँ, हमारा हाफ लाइफ में हमारा क्या होगा, टाइम हो जाएगा टी हाफ और कंसंट्रेशन हमारी हो जाएगी ए नॉट बाई टू। तो देखिए इन दोनों को उठा के अगर हम लोग यहाँ पे अपनी इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन क्या थी, ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे अगर ए की जगह हम लोग ए नॉट रख दें, ठीक है, ए की जगह ए नॉट बाई टू रख दें और टी की जगह टी हाफ रख दें, तो हमें देखिए कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। ए नॉट बाई टी इज इक्वल टू, देखिए उल्टा कर दिया, ठीक है, ए नॉट माइनस के टी अपॉन टू। अब अगर इस ए नॉट बाई टू को हम लोग इधर लेके आए और के टी को इधर लेके जाएं, तो देखिए के टी निगेटिव में था तो इधर पॉजिटिव में आ गया, ये पॉजिटिव में था तो इधर नेगेटिव में आ गया। अब देखिए ए नॉट में से ए नॉट बाई टू को माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई, किसी में से मान लीजिए कि 10 है, ठीक है, और 10 में से 10 बाई टू को माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई, 10 बाई टू हो गया 5, ठीक है, और ये हो गया 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि इसका आधा ही तो आएगा। यानी कि देखिए अगर 10 में से 10 बाई टू माइनस करोगे तो हमें वापस मिल जाएगा 10 बाई टू। तो यहाँ पे वही चीज़ तो है, ए नॉट में से ए नॉट बाई टू माइनस करेंगे तो हमें ए नॉट बाई टू मिल जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ पे के को इधर भेज देंगे तो टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट बाई टू के। तो ये हमारा वो टाइम है जिसमें हमें जो है ए नॉट की कंसंट्रेशन उसकी हाफ देखने को मिल जाएगी। अब बात करें हम लोग यहाँ पे शेल्फ लाइफ के बारे में, तो देखिए शेल्फ लाइफ क्या होता है, शेल्फ लाइफ हमारा वो टाइम होता है जहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन का 90% खत्म हो जाता है, ठीक है, 90% डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए टाइम हमारा हो गया T90 और कंसंट्रेशन हमारा यहाँ पे हो जाता है 0.9 इंटू ए नॉट। देखिए 0.9 कैसे आ गया, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो गया हमारा, ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को उठा के अपने इस इक्वेशन में रखें तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.9 ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी 90, ठीक है। तो के टी 90 को इधर लाएंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ए नॉट में से 0.9 ए नॉट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 ए नॉट, ठीक है, और के जो है डिवाइड में रहेगा, तो हमें जो है T90 की वैल्यू इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारा शेल्फ लाइफ हो गया। तो देखिए ये हमारी हो गई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। बिल्कुल सेम होने वाला है, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा कि यहाँ पर आ जाएगा x की जगह 1। देखिए वहाँ पर x की जगह 0 आया था, यहाँ पर x की जगह 1 आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग रेट को लिखना चाहें तो रेट हमारा हो जाएगा k की पावर x की वैल्यू 1, तो हमारा रेट हो जाएगा k, और यहाँ पे दूसरा वाला तो रेट सेम ही रहेगा माइनस डी अपॉन डी टी। अब इन दोनों को इक्वेलेंट रखेंगे, ठीक है, तो हमारा इक्वेलेंट हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, a को इधर भेज देंगे, dt को इधर भेज देंगे, तो हमारा हो जाएगा डी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे सेम, ठीक है, 0 से लेके t तक, a नॉट से लेके a तक। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि डी ए बाई ए का जो इंटीग्रेशन है ना वो हमारा लॉग ए होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी लॉग ए आती है। अब लॉग ए को हमें कहाँ से कहाँ, ए नॉट से लेके ए तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ऊपर वाले को लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी से टी माइनस 0, तो यहाँ पे तो सेम ही रहेगा। फिर लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, या फिर हम लोग इसको इधर भेजते हैं तो हमारा हो जाएगा लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन यहाँ तक मिली है। अब ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास लॉग, अच्छा देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है कि लॉग तो है, लेकिन लॉग के बेस में क्या है, लॉग के बेस में हमारा ई है, और नॉर्मली क्या होता है लॉग बेस 10 में हम लोग जो है वैल्यूज को लिखते हैं। तो देखिए लॉग बेस ई को अगर हमें लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कुछ भी ऐसी वैल्यू लिखिए, लॉग मान लो ऐसा लिखा है, ठीक है, तो हमें उसको अगर इस log 3 को बेस 10 में लिखना है, जैसे ये बेस ई में है, अगर हमें इसे बेस 10 में लिखना है तो हम लोग इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा log बेस 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू थी वो हमारी किस में लिखी हुई थी, log बेस ई में, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे log बेस 10 में, तो हम लोग क्या करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को हम लोग 2.303 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा, यहाँ करेंगे तो ये भी गया, और यहाँ पे जो है डिवाइड में आ जाएगा 2.303, ठीक है। तो हमें जो है हमारी फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो देखिए इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो y की वैल्यू मिलेगी हमें log बेस 10 है, तो ये हो गया log बेस 10 है, ठीक है। m की वैल्यू मिलेगी माइनस के अपॉन 2.303 जो कि हमारी स्लोप हो गई, x की वैल्यू t हो गई, और c की वैल्यू हो गई यहाँ पे log 10 a नॉट, ठीक है, ये हमारा log 10 a नॉट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और अगर हम लोग यहाँ पे हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
हाफ लाइफ मतलब कि हमारा वो टाइम जिसमें 50% कंप्लीट हो जाएगी, तो टाइम हमारा टी हाफ हो गया, एज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है log a इज इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303, ये हमारी इक्वेशन है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए हम लोगों ने कुछ खास नहीं किया है, जो हमारा केटी था, ठीक है, हम लोगों ने मान लीजिए कि उसको इधर लाया, तो इधर लाने के बाद क्या हुआ, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो log a है इसको हम लोग उधर लेके गए तो ये निगेटिव में हो गया। बाकी हम लोगों ने थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया, थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। हम लोगों ने क्या किया, केटी को इधर भेजा, ठीक है, तो ये माइनस में था तो ये पॉजिटिव में हो गया, और log a को हम लोगों ने इधर भेजा तो ये पॉजिटिव में था तो निगेटिव में हो गया, ठीक है। बाकी हम लोगों ने इसको जो है पलट के लिख लिया है ना, सेम ही इक्वेशन है। तो अब देखिए अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि अगर log a माइनस log b है तो ये हो जाता है log a अपॉन log a अपॉन b, ठीक है, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। तो यहाँ पर क्या है log a नॉट माइनस log a, तो ये हो जाएगा log a नॉट अपॉन a इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, ठीक है। तो या फिर देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे चाहे तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि k को हम लोग नीचे भेजेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2.303 को ऊपर भेजेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू, अब देखिए अभी हम लोगों ने बस इक्वेशन को क्या किया है, रीअरेंज करके लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें निकालनी है हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे t की जगह पुट कर देंगे टी हाफ और a की जगह पुट कर देंगे a नॉट बाई 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह की इक्वेशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2, तो ए नॉट कट जाएगा, हमें मिल जाएगा log 2, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, जो कि इक्वल टू, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.693, तो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाई के, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर हम लोग यहाँ पे शेल्फ लाइफ की बात करें तो शेल्फ लाइफ में क्या होगा, हमारा ए की वैल्यू हो जाएगी 0.9 इंटू ए नॉट, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा इक्वेशन, हम लोग वही वाली लेंगे जो हम लोगों ने रीअरेंज करी है। यहाँ पर हम लोग टी की जगह T90 पुट किए, ए की जगह 0.9 ए नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर दोनों को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 और नीचे 0.9 इंटू 10 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ए नॉट कट गया, 10/9 हो गया, तो log a अपॉन बी क्या होता है, log a माइनस log b, या फिर उल्टा हो जाता है log a माइनस log b को log a अपॉन b, या फिर log a अपॉन b को log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पर जो है log 10 की वैल्यू होती है 1, log 9 की वैल्यू होती है 0.95, तो 1 माइनस 0.95 करेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.105, ठीक है। तो हमारे T90 क्या देखने को मिल जाएगा, 0.105 अपॉन के, तो ये हमारी शेल्फ लाइफ की वैल्यू हो जाती है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो देखिए डिग्रेडेशन का मतलब है कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो टाइम के साथ क्या होता है, वो यहाँ पे हमारा जो है कह सकते हो खराब होने लगता है। यानी कि देखिए डिग्रेडेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग सब्सटेंस और प्रोडक्ट अंडरगोज अनडिजायरेबल फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल चेंज। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर हमें जो है कुछ अनडिजायर्ड चेंज देखने को मिले, ठीक है। यानी कि हमारा कह सकते हो जो चीज़ हमें नहीं चाहिए हो भाई, उसी वजह से तो हमारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट, हमारी ड्रग की पोटेंसी खत्म हो सकती है, उसकी सेफ्टी खराब हो सकती है, वो अनसेफ हो सकता है, और हमें यहाँ पे एक इनएक्टिव या फिर हार्मफुल बाई प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल डिग्रेडेशन को अफेक्ट करते हैं। तो अब देखिए आपके सिलेबस में यहाँ पे 5 फैक्टर्स दे रखे हैं, और यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिए, आप लोग के सिलेबस में ऐसा दिया हुआ है वेरियस फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। या फिर आप लोगों से सिर्फ फिजिकल भी पूछ सकते हैं, सिर्फ केमिकल भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछें, अगर फैक्टर्स पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग को इन 5 को ही लिख के आना है, बस इतना आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टेम्परेचर है, तो भाई देखिए अब एक चीज़ आपको पता है कि कोई भी अगर हमारा प्रोडक्ट है उसका हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा कि भाई उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, वो मोशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, और जब वो मूव करेंगे, ठीक है, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में एक एनर्जेटिक कोलिजन्स होंगे। अब एक चीज़ बताइए कि अगर हमारा कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की, वो वाइब्रेट कर रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं, तो भाई क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगी। और देखिए अगर किसी भी
भाई देखिए कोई चीज़ स्टेबल कब होगी, स्टेबल तभी तो होगी जब रिएक्शन यहाँ पे उसके अंदर बहुत ही स्लो हो या फिर बहुत ही कम हो। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बढ़ेगी, रिएक्शन बढ़ने से क्या होगा, हमारा यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। यानी कि देखिए एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर हमारा वो बैरियर जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कह सकते हो कि इतना एनर्जी उनको चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, तो अगर ये उसको क्रॉस कर गए तो ये एक्टिवेट होंगे। और क्रॉस कैसे करेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्रॉस करेंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन बढ़ जाएगी और हमारा प्रोडक्ट जो है फास्टर डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर हम लोग यहाँ पे भाई देखिए कोई भी चीज़ हो, जैसे कि अगर आप लोग को पता है कि गर्मियों में क्या होता है, कोई चीज़ कितनी जल्दी खराब हो जाती है, भाई दाल वगैरह कोई भी सब्जी खाना होता है वो गर्मियों में क्या होता है, तुरंत खराब हो जाता है ना। तो और वहीं ठंडी में क्या होता है भाई, इसीलिए तो फ्रिज में हम लोग चीज़ें क्यों स्टोर करते हैं, ताकि हमारा टेम्परेचर कम रहे, रिएक्शन बहुत ही स्लो हो। तो यहाँ पे वही चीज़ है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो है जल्दी खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए देखिए ये जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, तो यहाँ पे इस टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, इतना कुछ खास नहीं है। बाकी इसमें बात करें तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो के भी हाई होगा और डिग्रेडेशन हमारा फास्ट हो जाएगा। अब एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमारा पेनिसिलिन जी है, ठीक है, ये हमारा हाई टेम्परेचर पे बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। एस्पिरिन की बात करें तो ये भी हमारा हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस में चला जाता है, यानी कि इसका ब्रेकडाउन हो जाता है सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड में। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रिवेंशन की बात करें तो भाई क्या है, सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही कूल या फिर रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में रख सकते हैं। और हाई टेम्परेचर से हम लोग यहाँ पे कह सकते हो हाई टेम्परेचर से बचाने की कोशिश करेंगे अपने ड्रग्स को जितना हो सके। तो टेम्परेचर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो ही जाता है, टेम्परेचर बढ़ने पर डिग्रेडेशन फास्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है सॉल्वेंट। अब देखिए आपको पता है कि जैसे ज़्यादातर जो लिक्विड फॉर्मुलेशन होती है, जैसे कोई दवा अगर हमारी लिक्विड फॉर्म में है तो भाई लिक्विड फॉर्म में है तो ज़्यादातर उसमें क्या होता है, वाटर का यूज होता है। अब ये जो वाटर है ये क्या होता है भाई, ये हमारा माइक्रोब्स के लिए बहुत ही मेजर न्यूट्रिएंट सोर्स होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हमारी वाटर को यूज करके बनाई जाती हैं, वहाँ पे जो है कह सकते हो माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, देखिए सॉल्वेंट पोलैरिटी एंड कंपोजिशन इन्फ्लुएंस ड्रग सॉल्युबिलिटी रिएक्शन पाथवे। एक्वस सॉल्वेंट्स कैन कॉज हाइड्रोलिसिस। भाई देखिए अगर हमारा एक्वस सॉल्वेंट है तो वहाँ पे क्या होगा, माइक्रोब्स की ग्रोथ बढ़ सकती है। और दूसरी चीज़ एक और चीज़ हो सकती है कि हमारा हाइड्रोलिसिस हो सकता है। हाइड्रोलिसिस होता है कि वाटर की प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर की प्रेजेंस में बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो सकता है। ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, क्योंकि देखिए H2O भाई हमारा ऑक्सीजन का भी सोर्स है, तो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी वाटर की वजह से हो सकती हैं। एक्वस सॉल्वेंट्स कैन कॉज हाइड्रोलिसिस, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैन रिड्यूस डिग्रेडेशन बाय लिमिटिंग वाटर एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसा ड्रग सब्सटेंस है जो कि वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो सकता है, तो अगर हमें उसकी लिक्विड फॉर्मुलेशन बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा डिग्रेडेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ईस्टर्स है, ठीक है, तो ईस्टर्स मान लीजिए किसी ड्रग के स्ट्रक्चर में ईस्टर प्रेजेंट है तो उनका बहुत ही जल्दी हाइड्रोलिसिस हो जाता है। और ठीक है, तो तो ऐसे मान लो कोई ड्रग्स हैं तो उनको हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहलिक सॉल्वेंट्स या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिलाकर रखेंगे। जैसे कि जो नाइट्रोग्लिसरीन है, ये हम लोग अगर वाटर में मिलाएं तो बहुत जल्दी कह सकते हो डिग्रेड हो सकती है। वहीं अगर हम लोग इसको अल्कोहलिक सॉल्वेंट्स में रखें तो ये स्टेबल रहती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रिवेंशन की बात करें तो देखिए प्रिवेंशन मतलब यही है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अगर देखिए ज़्यादातर ये समझिए सॉल्वेंट का मतलब वाटर है, वाटर हमारा बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ड्रग के डिग्रेडेशन में, तो हम लोग मिक्स सॉल्वेंट का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वाटर और अल्कोहल का एक मिक्स सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद वाटर को हम लोग यहाँ पे एनहाइड्रस या फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, और ऐसा सॉल्वेंट सिस्टम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जो कि ड्रग कंपैटिबिलिटी पे बेस हो। ठीक है, मतलब कि उस जो भी ड्रग हम लोग यूज करें उसके साथ कंपैटिबल हो, है ना, उसके साथ जो है रिएक्शन वगैरह ना करें। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है आयनिक स्ट्रेंथ। अब देखिए आयनिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि कोई जो हमारा कह सकते हो कोई जो हमारा यहाँ पे ड्रग सब्सटेंस है उसके अंदर टोटल कितने आयन्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज होते हैं आयन्स। ठीक है, तो ये कितने ज़्यादा मतलब कितना कंसंट्रेशन है आयन्स का। अब देखिए अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो देखिए ज़्यादा कंसंट्रेशन होने पे क्या होगा, हमारा आयन्स जो है बहुत जल्दी कह सकते हो मूव करते हैं इधर उधर। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, यानी हायर आयनिक स्ट्रेंथ कैन स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस इंक्लूडिंग ड्रग ब्रेकडाउन बिकॉज आयन्स इंक्रीज इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आयन्स की वजह से क्या होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन बढ़ जाता है।
और उसके बाद देखिए सम ड्रग्स डिग्रेड क्विकली इन सॉल्टी। अब देखिए जो हमारा सॉल्ट होता है, सॉल्ट मतलब क्या, NaCl। अब NaCl आपको पता है बहुत जल्दी हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है Na+ और Cl- में आयंस में। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई चीज़ हम लोग सॉल्ट यानी कि नमक में मिला के रखेंगे तो वहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ उसकी और बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे डिग्रेडेशन के चांसेस भी थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि NaCl का कम से कम यूज करें। और pH इन्फ्लुएंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आयन है, ठीक है, वो pH को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई ड्रग है, ठीक है, उसका जो pH है वो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मान लो उसका pH जो है 6 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और आयंस की वजह से उसका pH अगर 8 या 9 हो गया तो क्या होगा भाई, एसिडिक से बेसिक बन जाएगा, तो हमारी ड्रग यहाँ पे भी खराब हो जाएगी। तो एग्जाम्पल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए जो अ लिक्विड मेडिसिन स्टोर्ड इन अ सलाइन, सलाइन मतलब कि वही हमारा NaCl का सोल्यूशन, ठीक है, नमक का सोल्यूशन। तो हमारा यहाँ पे वो यहाँ में माइट डिग्रेड फास्टर दैन इन प्योर वाटर, यानी कि अगर हम लोग कोई ड्रग है उसको एक हम लोग रखते हैं प्योर वाटर में, एक हम लोग रखते हैं नमक वाले पानी में, तो नमक वाले पानी में सलाइन सोल्यूशन में उसका डिग्रेडेशन फास्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सलाइन सोल्यूशन को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिवेंशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग अगर हमें अपनी जो है दवा बनानी है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उसकी आयनिक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, ठीक है। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं जो कि यहाँ पे pH चेंज को कंट्रोल करता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए भाई सॉल्ट का एडिशन हम लोग अवॉइड करते हैं जब तक कि हमें रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। अगर हमें आइसोटोनिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे सॉल्ट का एडिशन कम से कम रखते हैं। आइसोटोनिसिटी में क्या होता है, आइसोटोनिसिटी में जो हमारा सॉल्ट है वो थोड़ा सा कह सकते हो हमारे ड्रग के जो है कह सकते हो कंसंट्रेशन को हमारे ब्लड कंसंट्रेशन के बराबर कर देता है। तो थोड़ा सा मतलब वही है कि अगर रिक्वायरमेंट है तो सॉल्ट का यूज़ कर लेते हैं, नहीं है तो नहीं करते हैं। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैसे तो एक काफ़ी मेजर टॉपिक हो सकता है, बट सिंपली आप लोग समझिए कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमारा सॉल्वेंट की पोलैरिटी को मेजर करता है। अगर हमारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई है, जैसे कि वाटर जो है, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ही हाई होता है, तो ये हमारा आयोनाइजेशन को प्रमोट करता है और यहाँ पे आयनिक डिग्रेडेशन को बढ़ा सकता है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए जो हमारा कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा हाई है, तो हाई होने पे क्या होगा कि ये हमारा कह सकते हो आयोनाइजेशन को बढ़ा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे समझ लीजिए कि HCl है, ठीक है, अब मान लीजिए कि ये आयनाइज नहीं है, ठीक है, ये हमारा एक कह सकते हो कंबाइंड फॉर्म में है, लेकिन अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी सॉल्यूशन का हाई है और उसमें हम लोग HCl को डालें तो क्या होगा भाई, ये बहुत जल्दी इसको जो है आयोनाइज कर देगा, यानी इसका ब्रेक डाउन कर देगा। तो भाई अब देखिए जितना ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा उतना तेज हमारी केमिकल, उतना ज़्यादा हमारा आयनिक डिग्रेडेशन बढ़ेगा। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि हमारी ड्रग की पोटेंसी यहाँ पे लॉस हो सकती है। तो लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे लिए थोड़ा सा बेटर होता है क्योंकि ये आयोनाइजेशन को सप्रेस करता है और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डिग्रेडेशन जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी अगर हम लोग ऐसा सॉल्वेंट यूज करें जिसका आयनिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा सा कम हो तो हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि वो हमारा ड्रग डिग्रेडेशन को थोड़ा सा स्लो कर देगा। जैसे एग्जांपल की हम लोग बात करें तो ड्रग स्टेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स डिग्रेड फास्टर इन वाटर। जैसे कि देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का होता है आयोनाइज, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कम होता है, यानी यहाँ पे आयोनाइजेशन कम होगा। तो अगर जो हमारी ड्रग है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में है तो वो कम डिग्रेड होगी, लेकिन अगर उसी को हम लोगों ने वाटर में डाला तो उसका डिग्रेडेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर कोई ड्रग है जो वाटर में बहुत ही फास्ट डिग्रेड हो रही है तो हम लोग उसके लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं। हम लोगों ने सॉल्वेंट में भी अभी देखा था यही सारी चीजें। बाकी देखिए जो हमारा नाइट्रोफ्यूरेंटाइन है तो ये भी हमारा मोर स्टेबल होती है ऐसे सॉल्वेंट में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा सा लो हो। अगर हम लोग यहाँ पे इसको हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्यूशन में डालेंगे सॉल्वेंट में तो इसका डिग्रेडेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब यूजेस की बात करें तो देखिए अगर कोई ऐसी ड्रग है जो कि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डिग्रेड हो रही है तो हम लोग नॉन पोलर या फिर लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो बस सिंपल है। बाकी देखिए अब नेक्स्ट हमारा फाइनली आता है एसिड बेस कैटालिसिस। अब देखिए कैटालिसिस का मतलब क्या है। देखिए कैटालिसिस वर्ड हमारा कैटालिस्ट से आया है। अब कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट हमारे वो एजेंट होते हैं जो कि हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो अब देखिए कैटालिसिस का मतलब क्या है। कैटालिसिस का मतलब है कि हमारा किसी केमिकल रिएक्शन का, किसी रिएक्शन का फास्ट हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, यानी कि कोई रिएक्शन है तो उसकी स्पीड का बढ़ जाना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो ये फिनोमेना हमारा कैटालिसिस होता है। अब देखिए भाई कैटालिसिस हमारे लिए अच्छी चीज़ थोड़ी है, क्योंकि कैटालिसिस होगा तो हमारा रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और रिएक्शन फास्ट होगी तो क्या होगा, डिग्रेडेशन भी बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब एसिड बेस कैटालिसिस का मतलब है कि हमारे एसिड बेस कैटालिसिस में क्या होगा कि हमारा जो एसिड और बेस है ये हमारा कैटालिस्ट का रोल प्ले करेंगे। यानी कि कुछ ऐसे केमिकल, कुछ ऐसे ड्रग्स होती हैं जहाँ पे एसिड और बेस क्या में होता है, ये एसिड और बेस मिलके हमारा कह सकते हो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, कैटालिस्ट की तरह काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो एसिड बेस कैटालिसिस है ये दो टाइप का होता है। एक होता है स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस। तो देखिए, स्पेसिफिक का मतलब है कि सिर्फ इसमें H+ और OH- इन्वॉल्व होंगे, और एक होता है जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। तो इसमें H+ और OH- के अलावा भी जो हमारे एसिड बेस होते हैं वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, जैसे कि हमारा बफर स्पीसीज होती हैं। तब एग्जाम्पल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, जो हमारा एस्पिरिन है ये हमारा हाइड्रोलाइज्ड फास्टर अंडर अल्कलाइन कंडीशन। यानी कि देखिए, अगर हमारा जो एस्पिरिन है, ठीक है, अगर हम लोग इसको बेसिक मीडियम में रखें तो ये बहुत तेजी से यहाँ पे डिग्रेड होने लगती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा जो बेस है वो कैटालिस्ट की तरह काम करने लगता है। यानी कि ये रिएक्शन हमारी बेस कैटालाइज्ड हो जाती है। तो अगर एस्पिरिन है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में रखें। और पेनिसिलिन जी की बात करें तो ये हमारा एसिडिक कंडीशन में ज़्यादा जल्दी डिग्रेड होने लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बीटा लैक्टम की रिंग होती है पेनिसिलिन के अंदर, हम लोग 6 सेम में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हमारी ओपन हो जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पेनिसिलिन को हम लोग यहाँ पे बेसिक मीडियम में स्टोर करके रखें। और बफर्स की बात करें तो यहाँ पे बफर्स भी जो है कुछ रिएक्शंस को कैटालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रिवेंशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, हम लोग यहाँ पे हर ड्रग के लिए कह सकते हो उसके लिए एक प्रॉपर पीएच हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे कोई ड्रग है, अगर वो एसिड में जल्दी ब्रेक डाउन हो रही है तो हम लोग यहाँ पे बेस ऐसा एज अ मीडियम चूज करेंगे, और अगर बेस में जल्दी ब्रेक डाउन हो रही है तो हम लोग एसिड एज अ मीडियम चूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यूज बफर सिस्टम दैट डू नॉट कैटालाइज डिग्रेडेशन। यानी कि हम लोग ऐसे सिस्टम का यूज करेंगे जो कैटालिसिस को ना करे, मतलब कि ऐसा ना हो कि वो मीडियम जो है कैटालिसिस करने लग जाए। और उसके बाद यहाँ पे अवॉइड स्ट्रांगली एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट अनलेस नेसेसरी फॉर सॉल्युबिलिटी। यानी कि देखिए, बहुत स्ट्रांग एनवायरनमेंट हम लोग नहीं मेंटेन करेंगे अनटिल अनलेस की उसकी ज़रूरत यहाँ पे ना हो। तो ये हो जाता है वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्टेबिलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो देखिए, स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि भाई देखिए, हम लोगों ने देखा कि हमारा जो है, जो हमारा ड्रग है, ठीक है, इसका क्या होता है, ये हमारी धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है ना। तो भाई देखिए, अब हम लोग जब ड्रग बना रहे हैं तो हमारा एम क्या होगा, हम लोग यही तो कोशिश करेंगे कि हम लोग अपनी ड्रग को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे क्या हो, सेव करके रख सकें, है ना, उनको बचा के रख सकें। अब यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे कोई ड्रग है तो वो डिग्रेड होती है, तो डिग्रेड होने का मतलब क्या है कि उसकी केमिकल रिएक्शन बढ़ गई है। हम लोगों ने इतनी देर में यही सारी चीज़ें तो समझी हैं कि कोई ड्रग है, उसकी जब रिएक्शन उसके अंदर बढ़ जाती है तो वो क्या होता है, फास्टर डिग्रेड होने लगता है। और किसी ड्रग में केमिकल रिएक्शन मेनली दो टाइप की होती हैं, मतलब डिग्रेडेशन में दो ही रिएक्शन मेजर रोल प्ले करती हैं, एक होता है हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और एक होता है ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि किसी भी ड्रग के डिग्रेडेशन में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपनी ड्रग को इन दोनों से बचा लें तो हम लोग उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, मतलब कि उसको ज़्यादा टाइम तक स्टेबल बना रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी वो टेक्निक्स होती हैं जो कि कह सकते हो हमारे ड्रग्स के अंदर फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल डिग्रेडेशन को थोड़ा सा कम करती हैं। ऐसी टेक्निक्स का यूज जो हम लोग करते हैं तो वो उस चीज़ की हम लोग यहाँ पे इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो देखिए, जो हमारा हाइड्रोलिसिस है, तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है भाई, हाइड्रोलिसिस हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है वो हमारा वाटर से रिएक्ट करता है और उसका यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। और भाई ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, ड्रग यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगी। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि हाइड्रोलिसिस मेनली हमें ईस्टर्स, अमाइड्स और लैक्टम्स में देखने को मिलती है। लैक्टम्स मतलब कि बीटा लैक्टम की रिंग, ठीक है, पेनिसिलिन वगैरह में। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन हमारा जो है हाइड्रोलाइज हो जाता है सैलिसिलिक एसिड और एसिडिक एसिड में। अब अगर इसका हाइड्रोलिसिस हो गया तो ये बेकार हो गई, हमारे काम की नहीं है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम लोग यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस बचाएं। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे एक ड्राई फॉर्मुलेशन बनाने का। यानी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी ड्रग हमारा वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाती हैं उनको हम लोग यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में बनाएं। अब अगर नहीं बना सकते, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिर ऐसे सॉल्वेंट्स का यूज करेंगे जो कि वाटर ना हो, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का यूज करेंगे। उसके बाद मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में उनको रखेंगे ताकि बिल्कुल भी मॉइस्चर ना आने पाए, ठीक है। और एक सिलिका जेल का यूज करेंगे जो कि क्या करता है, पानी को सोख लेता है, ठीक है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद देखिए, पीएच एडजस्टमेंट करेंगे ताकि हाइड्रोलिटिक रेट थोड़ा सा रिड्यूस हो, और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स यूज करेंगे ही। उसके बाद यहाँ पे ड्राई पाउडर्स के फॉर्म में उनको बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, कुछ ड्रग क्या होती हैं कि कुछ ड्रग हमारा लिक्विड के फॉर्म में ही हमें चाहिए होती हैं। जैसे इंजेक्शन के लिए जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में चाहिए होता है। तो मान लो अगर बहुत जरूरी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो मेन ड्रग है ना उसको पाउडर फॉर्म में बना लेंगे, पाउडर फॉर्म में,
ठीक है, और इसका जो लिक्विड है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे अलग रखेंगे। और जब हमें ड्रग यूज करनी होगी तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, तुरंत इस पाउडर को मिला के इसमें इस सॉल्वेंट में मिला लेंगे, ठीक है, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा और तब हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, यानी इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कर लेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ड्रग और सॉल्वेंट को अलग कर लिया और जब यूज करना हो तब दोनों को तुरंत मिला लिया, ठीक है, क्योंकि मिला के ज़्यादा देर रखेंगे तो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो देखिए अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो यही हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से देखिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन अगर किसी ड्रग का हो जाता है ना तो उसका कलर चेंज हो सकता है, उसकी पोटेंसी लॉस हो सकती है या फिर वो टॉक्सिक भी हो सकता है। और ऑक्सीडेशन हमें मेनली जो फिनॉल्स, एल्डिहाइड, अल्कोहल और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा एड्रेनालिन है ये हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है बहुत जल्दी और इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, और ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि हम लोग ऑक्सीडेशन से कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग यूज कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का। ये हमारे वो एजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। उसके बाद एयर टाइट और लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर का यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एयर को, जैसे भाई एयर में ऑक्सीजन भी होती है ना, तो O2 को यहाँ पे क्या करेंगे, नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए चिलेटिंग एजेंट्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि हमारा कह सकते हो ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है अगर एक्सेज होगी तो, और यहाँ पे ऐसी कंडीशन में उसको स्टोर करेंगे जो कि ऑक्सीडेशन को थोड़ा सा स्लो करें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हो जाता है एसिड रिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में हर बार देखने को मिला है, ठीक है, तो अगर आप लोग की किस्मत अच्छी रही तो इस बार भी जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिए और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देखिए एसिलिरेटेड, ठीक है, एसिलिरेटेड का मतलब होता है फास्ट, ठीक है, जिस एसिलिरेटेड मतलब कि ऐसी चीज़ जहाँ पे हम लोग चीज़ों को बढ़ा देते हैं, मतलब हम लोगों ने किसी चीज़ को फास्ट कर दिया। और स्टेबिलिटी टेस्टिंग मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी ड्रग है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी का जो भी टेस्ट होता है। तो एसिलिरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी ड्रग की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं बहुत ही तेज़ी से। भाई देखिए एक चीज़ समझिए, अगर मान लीजिए नॉर्मली हमें चेक करना है कि हमारी जो ड्रग है वो कब तक स्टेबल रहेगी, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, हम लोग को यहाँ पे जब तक वो खराब ना हो तब तक वेट करना पड़ेगा ना। तो अब एक जो ड्रग है भाई उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, लगभग 2-3 साल तो होती है। तो अगर हमें नॉर्मली देखना है कि जो हमारी ड्रग है वो कैसे डिग्रेड हो रही है, कब तक डिग्रेड होगी, तो उसके लिए क्या होगा, हमें 2-3 साल तक उस ड्रग की स्टडी करनी पड़ेगी और देखेंगे कि कैसे कैसे उसमें क्या क्या रिएक्शन हो रही है, कैसे कैसे इसका ब्रेकडाउन हो रहा है ना। तो ये हो गया नॉर्मल स्टेबिलिटी टेस्टिंग। और एसिलिरेटेड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस ड्रग को ऐसी कंडीशन देंगे कि इस 2-3 साल की बजाय हमें 4-5 महीने में ही पता चल जाए कि ड्रग हमारी कैसे ब्रेकडाउन होगी और कितनी जल्दी ब्रेकडाउन होगी। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसी चीज़ें पता कर लें तो हम लोग यहाँ पे अपने ड्रग की सेल्फ लाइफ को और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो एसिलिरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग देखिए क्या होता है, ये हमारा एक मेथड होता है जो कि ड्रग की शेल्फ लाइफ को, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ड्रग की सेल्फ लाइफ और एक्सपायरेशन डेट को प्रेडिक्ट करने में यूज किया जाता है बाय स्टोरिंग देम अंडर एलिवेटेड स्ट्रेस कंडीशन। और यहाँ पे हम लोग इसको कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे देखिए भाई एक चीज़ बताइए कि कोई भी जो दवा है, ठीक है, कोई भी दवा है या फिर कोई भी चीज़ है वो खराब कब होती है, वो खराब एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर में ही तो होती है ना। कि मतलब कह सकते हो कि नॉर्मली क्या होगा कि अगर टेम्परेचर कभी बढ़ जा रहा है तो वो खराब हो जा रही है, फिर जो है कह सकते हो उसकी स्टोरेज अगर हमें जो है बहुत ही लाइट कंडीशन में स्टोर कर दे रहे हो, धूप में स्टोर है तो वो खराब हो जा रही है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे जो हमारी ड्रग है ना, हम लोग इसको पहले से ही, ठीक है, हम लोग इसको पहले से ही ऐसी कंडीशन देंगे जिसमें इसके खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है, ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर या फिर बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी में, ठीक है, ऐसी ऐसी कंडीशन इसको देंगे जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, ये बहुत जल्दी खराब हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, मान लीजिए ए हमारी कोई ड्रग है, ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसका जो है अचानक से टेम्परेचर बहुत ही बढ़ा दिया, इसका ह्यूमिडिटी हम लोगों ने बहुत ही बढ़ा दी। तो अगर यहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वगैरह बढ़ाने के बाद भी, ठीक है, बढ़ाने के बाद भी अगर ये काफ़ी टाइम तक स्टेबल रह जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो दवा है ये बहुत ही स्टेबल है और अगर ये बहुत हाई और एलिवेटेड कंडीशन में भी स्टेबल रह सकती है काफ़ी दिनों तक। तो अगर ये नॉर्मल कंडीशन में हम लोग रखेंगे तो फिर ये बहुत अच्छे खासे टाइम तक स्टेबल रहेगी। जैसे एक चीज़ समझिए, मान लीजिए हमारे पास कोई ड्रग है, उसका टेम्परेचर हम लोगों ने बहुत अचानक से बढ़ा दिया, ह्यूमिडिटी हम लोगों ने अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा दी,
और बढ़ाने के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो ड्रग है ना, ये 2 महीने, ठीक है, 2 महीने के अंदर ही खराब हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रग है ना, ये अगर बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में 2 महीने में खराब हुई है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये लगभग 1 साल तक चल सकती है। लेकिन मान लीजिए वहीं पे एक ड्रग हमारे पास बी है, अब इसका भी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ह्यूमिडिटी बढ़ा दी, और भी बहुत सारी खराब कंडीशन हम लोगों ने इसको दे दी। तो और हम लोगों ने क्या देखा कि इसको बहुत सारी खराब कंडीशन देने के बावजूद भी ये ड्रग 5 महीने बाद जाकर खराब हुई, 5 मंथ लेटर, ठीक है। तो हम लोग क्या आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इतनी खराब कंडीशन में भी ये जो है 5 महीने तक टिक जा रही है, इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये कम से कम 2-3 साल तक स्टेबल रह सकती है। तो अब आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो है अचानक से जो है एक बहुत ही खराब कंडीशन में ड्रग को रखते हैं, ये देखने के लिए कि कितनी तेजी से उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। तो अगर बहुत खराब कंडीशन में भी हमारी ड्रग जो है अच्छे खासे टाइम तक सर्वाइव कर जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नॉर्मली वो काफ़ी अच्छे खासे टाइम तक स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो पर्पस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो है कह सकते हो एक्सपायरेशन को डेट को बहुत ही जल्दी डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ये स्टडी कर पाते हैं कि डिग्रेडेशन हो कैसे रहा है, ठीक है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है डिग्रेडेशन में। उसके बाद यहाँ पे टू गाइड फॉर्मुलेशन इंप्रूवमेंट्स एंड पैकेजिंग सिलेक्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी पता लगा पाएंगे कि भाई अगर कोई ड्रग है, जैसे मान लीजिए हम लोग इसमें ये भी चेक करेंगे कि एक बार हम लोगों ने क्या किया, एक को जो है कह सकते हो मेटल के कंटेनर में स्टोर किया, एक बार हम लोगों ने ग्लास के कंटेनर में स्टोर किया, ठीक है, एक बार हम लोगों ने कार्डबोर्ड में स्टोर कर दिया। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या कंटेनर अलग अलग कंटेनर में स्टोर करने पर भी इनके डिग्रेडेशन में कोई फर्क आ रहा है। हो सकता है अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि एक बार हम लोगों ने जब ग्लास में इसको स्टोर किया तब इसका डिग्रेडेशन जो है 3 महीने में हुआ, और वहीं जब हम लोगों ने कार्डबोर्ड में प्लास्टिक में किया तो ये 1 महीने में ही हो गई। तो हमें क्या पता चला कि हम लोग अगर इसको ग्लास में स्टोर करेंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ा बढ़ जाएगी। तो कंटेनर सिलेक्शन में भी यहाँ पे रोल प्ले करता है। उसके बाद देखिए रेगुलेटरी कंप्लायंस, मतलब कि देखिए हमारे एक होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन, ठीक है, ICH, आप लोगों ने सुना होगा। तो इसकी कुछ गाइडलाइंस होती है, तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे इन सारी चीज़ों को जो है टेस्ट करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रिंसिपल की बात करें तो देखिए प्रिंसिपल सिंपल सा है, केमिकल रिएक्शंस आर टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड फॉलो द आर्हेनियस इक्वेशन। हमें पता है भाई टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। बाय स्टोरिंग ड्रग्स एट हायर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रिएक्शन रेट इंक्रीजेज एंड डिग्रेडेशन अकर्स फास्टर अलाउिंग सेल्फ लाइफ प्रोडिक्शन इन अ शॉर्ट टाइम। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ है कि हम लोग ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि कितनी तेज़ी से डिग्रेड हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे उसकी सेल्फ लाइफ को काफ़ी कम टाइम में जो है प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अब देखिए अगर हम लोग कुछ कॉमन स्ट्रेस कंडीशन की बात करें तो हम लोग टेम्परेचर को लगभग 40 डिग्री के आसपास रखते हैं, ±2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और ह्यूमिडिटी को हम लोग लगभग जो है 75 रिलेटिव ह्यूमिडिटी तक रखते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग लगभग जो है ड्रग्स को 6 महीने तक रखते हैं और हम लोग देखते हैं कि उनके अंदर क्या पैटर्न शो हो रहा है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग क्या होता है बहुत तेज़ी से जो है कह सकते हो भाई देखिए जो काम 3-4 साल में होना था उसको हम लोगों ने 6 महीने में निपटा लिया। तो ये हो जाता है एसिड रिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। बाकी ये हमारे ICH की Q1 गाइडलाइंस पर बेस होती हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा प्रोसीजर की बात करें तो देखिए प्रोसीजर क्या है, कुछ नहीं, हम लोग सबसे पहले अपना जो भी बैच होगा ड्रग का उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सैंपल्स को जो है अपनी उसी एसिड रिलेटेड कंडीशन में रखेंगे, और देखिए सैंपल को हम लोग जो है लगभग हर 1, 2, 3 और ऐसे करके 4, 5, 6 महीने, मतलब हर 1-2 महीने में हम लोग सैंपल को निकाल के देखेंगे कि कितने टाइम बाद वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। और एनालाइज करेंगे कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस में क्या चेंज आ रहा है, उसकी पोटेंसी में क्या चेंज आ रहा है, उसका डिग्रेडेशन जो है कह सकते हो अगर हो रहा है तो डिग्रेडेशन के बाद बन क्या रहा है, ठीक है, उसका डिजोल्यूशन कैसा हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसमें चेक करेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हम लोग सेल्फ लाइफ को बहुत तेज़ी से जो है पता कर लेते हैं। अर्ली फॉर्मुलेशन स्टेज में बहुत ही यूजफुल होता है। और यहाँ पे भाई देखिए अगर हमें बहुत लंबे टाइम तक स्टडी करनी है तो ज़्यादा पैसा जाएगा, ज़्यादा टाइम जाएगा, तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे ये बचाता है। तो ये हो जाता है हमारा एसिड रिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। अब बाकी देखिए कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लॉन्ग में आ जाता है। अब अगर ये लॉन्ग में आया तो आप लोग को ये भी इंक्लूड कर देना है, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन। अब देखिए फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन क्या होता है, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन हमारा रेफर करता है ब्रेकडाउन ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज टू लाइट, स्पेशली अल्ट्रावायलेट और विजुअल लाइट। अब देखिए भाई कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में भी ब्रेकडाउन हो जाते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत सारी दवाओं में लिखा रहता है प्लीज स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई डार्क कंडीशन, ठीक है। तो डार्क कंडीशन में स्टोर क्यों करने को बोलते हैं, क्योंकि लाइट में भी कुछ दवाएं हमारी खराब हो जाती हैं।
तो फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन में हम लोग चेक करते हैं कि हमारा लाइट की प्रेजेंस में ड्रग में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो निफेडिपिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन ए हमारी लाइट सेंसिटिव ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो इनको हमें जो है बचा के रखना होता है। प्रिवेंशन मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो जो हमारा कंटेनर है, ठीक है, तो हम लोग एम्बर कलर का कंटेनर चूज करेंगे। एम्बर देखिए, एम्बर होता है थोड़ा सा ब्राउन कलर, ठीक है। जो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी बहुत सारी बॉटल्स होती हैं, ग्लास की जो बॉटल्स होती हैं वो ब्राउन कलर की होती है, उसको हम लोग एम्बर कलर बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो लाइट को बचाता है। या फिर ओपैक मतलब ऐसा जो कि हमारा लाइट को एंटर ना करने दे। उसके बाद स्टोर करेंगे डार्क और लाइट प्रोटेक्टेड कंटेनर्स में, ठीक है। और लाइट स्टेबलाइजर्स का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और प्रॉपर पैकिंग करेंगे जहाँ पे जो है बिल्कुल भी कह सकते हो लाइट वगैरह का जो है एंट्री ना हो सके। और यहाँ पे जो है इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे ड्रग की स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाती है हमारी यहाँ पे यूनिट नंबर 5। और यहाँ पे हमारा जो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारा जो है सिलेबस भी कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।